लड़ाई, शाह और मात का पेचीदा खेल। उस दिन चौपाल पर रामखिलावन की रामायण बन रही थी। उसका लड़का सतपाल बलि का बकरा बनेगा। सरकार ने उसके बाप को जमीन दी थी ठाकुरों वाली। बड़ी नीम के उत्तर में नाले की तरफ ठाकुरों का 7 पुश्तों का अधिकार था। पहले सरकार ने चकबंदी का चक्कर चलाया, फिर खेत नपाई हुई और आखिर में नाले के उत्तर की जमीन सरकार ने कब्जे में कर ली। अब भला सरकार का कैसा कब्जा? वहाँ घूमने वाले सुअरों को क्या सरकार ने रोक दिया? क्या अब भी वहाँ शौच को लोग नहीं जाते? नाले की सड़ांध सरकार साथ ले गई क्या? जी हाँ, कुछ भी नहीं बदला। बस फाइलों में पुराने नाम कट गए, नए नाम लिख गए। पिछले साल बुलू के मेले में मंत्री साहब आए थे। गरीबों का उद्धार शायद उन्हीं के हाथों होना था। गांव के 13 गरीब भूमिहीन लोगों को जमीन के पट्टे दिए गए। रामखिलावन भी उनमें से एक था। उन 13 भूमिहीन लोगों ने गांव से तहसील तक के 365 चक्कर लगाए और अंत में थक हार कर बैठ गए। रामखिलावन भी उधारी का आटा पोटली में बांधकर कचहरी को सलाम कराया। सारी जमीन ठाकुर अयोध्या सिंह की थी। गांव के गरीब मजदूर ठाकुर साहब की रैयत के समान थे। ठाकुर साहब को दया आ गई। तहसील वगैरह के चक्कर और खर्च पानी को देखकर उन्होंने 400 रुपए उन गरीबों को दान देकर उनके आंसू पोंछ दिए। साथ ही स्टाम्प पर उनसे हस्ताक्षर करा लिए। संयोग से रामखिलावन को उन दिनों पेचिश हो गई। गिरिराज की बुधिया माँ के 12वें में 35 लड्डू निकले तो पेट में नगाड़े बज उठे। और फिर जो पीली नदी का बांध टूटा तो रामखिलावन 20 घंटे लोटा लिए दौड़ते नजर आए। किसी ने सलाह दी कि पीपर गांव के मंगला प्रसाद हकीम की दवा फांको। 40 कोस तय करके पीपर गांव जा पहुंचा रामखिलावन। यहाँ वह 20 दिन रहा। बांध पर पक्की सीमेंट की गिट्टियां चढ़वाकर वह गांव लौटा। सबकी सुनी तो दौड़ा दौड़ा गया ठाकुर की हवेली। ठाकुर अयोध्या सिंह लांग पर गए हुए थे। उसे अज्ञातवास भी कह सकते हैं। कोई नहीं जानता था कि उनका वह लांग पर जाना क्या होता था, लेकिन जब लौटकर आते थे तो ढेर सारा मालमत्ता लेकर आते थे। रामखिलावन का समय ही खराब था। उन्हीं दिनों ठाकुर साहब का साला हरगोविंद आया हुआ था। हरगोविंद थोड़ा बिगड़ा मिजाज रईस था, लेकिन उसके आने से गांव में रौनक आ जाती थी। कल्लू मियाँ की कव्वाल जमात, गणेशी राम की भगत मंडली, प्यारे दुलारे का स्वांग, शिवशंकर की नौटंकी, गोविंद राम की रामलीला मंडली, हरगोपाल की रासलीला, आगरे की नथोबाई, बनारस की सदाबहार सुंदरी शहजादी, कभी मुजरे, कभी नाच, कभी नाटक, मतलब ये कि रात रात भर मेले लगते गांव में। उस समय रामखिलावन निराश होकर लौट रहा था कि सामने से हरगोविंद आते दिखाई दिए। हरगोविंद ने नाक सिकोड़कर उसे देखा और रामखिलावन लगे अपना राग अलापने। बड़ा अन्याय हुआ है हमारे साथ बाबू। ठाकुर साहब ने सबको जमीन के रुपए चुका दिए, लेकिन मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। गिरिराज, पंचोली, नदुआ, भुट्टो, दीना, वीरो, भज्जू सबको रुपए मिल गए, लेकिन बाबू साहब मुझे नहीं मिला एक पैसा भी। अब हरगोविंद आए थे छुट्टन की झोपड़ी से खा पी कर झूमते हुए। पहले तो उन्होंने रामखिलावन को पुचकारा, फिर गले लिपटकर प्यार किया, फिर पैर पकड़कर खूब रोए और फिर जो उन्होंने रामखिलावन की धुनाई की तो रामखिलावन को पुरखे याद आ गए। वो तो अच्छा हुआ कि गायत्री चाची ने एक लोटा पानी हरगोविंद के सिर पर डालकर उसे ठंडा कर दिया, नहीं तो उस दिन रामखिलावन की खैर नहीं थी। रामखिलावन 33 करोड़ कथित देवताओं को रोपीट रहा था। तभी उसका बेटा सतपाल आ गया उसके पास। सतपाल सेना में रंगरूट बन गया था। सुना था कि अब कोई बड़ा अफसर है। बंदूक चलाता था और हुक्म देता था। सेना का लीपा पोता रंगरूट व जवान सतपाल सूरत और मिजाज दोनों से ही अक्खड़ था। वैसे वह पिता रामखिलावन की ही कौन सी इज्जत करता था। बड़े तालाब के मेले पर भीड़ के सामने उसने बाप को थप्पड़ मारा था, लेकिन उस समय तो वो सेना का अफसर था। किसकी मजाल थी जो उसके बाप को हाथ भी लगा पाता। सब कुछ सुनकर सतपाल ने अपनी वर्दी कसी, टोपी जरा ठीक ठाक की, फिर हाथ में बड़ा गंडासा लेकर जा पहुंचा ठाकुर की हवेली पर। हरगोविंद कहीं बाहर निकल चुका था, लेकिन सतपाल खाली हाथ कैसे लौटता। दरवाजे पर खड़ा हरगोविंद का विलायती कुत्ता अंग्रेजी में भौंके जा रहा था। सतपाल ने एक ही बार में उसे चीर कर रख दिया।
फिर हौस भरे पानी में गंगा सा धोकर घर लौट आया। शायद उसी रात ठाकुर अयोध्या सिंह गांव लौट आए थे। वो बहुत देर तक सतपाल की हरकत पर क्रोध से लाल पीले होते रहे थे। शांत होने पर फंटी को सतपाल के घर भेजा। रामखिलावन से फंटी बोला, तुम मूर्ख, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करोगे। रामकरण को देखा है, आज भी बैसाखी के सहारे चलता है। कुंती मौसी को तो जानते हो न। ठाकुर साहब को बदनाम करने के लिए हो हल्ला किया तो उसका लड़का परमू जंगल में ही रह गया, लाश भी नहीं मिली। कुंती मौसी आज भी ठाकुर के घर रोटी बनाती है और ठाकुर की नजरें गरम रखती है। तुम तो भूनगे हो, भूनगे। अगर ठाकुर साहब की आंख भी टेढ़ी हो गई तो कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। सतपाल की लाश कुत्ते की तरह किसी नाले पोखर में पड़ी सड़ती नजर आएगी। तभी सतपाल आ गया। शायद वह फंटी को जानता था। वो मंटो अहीर का लड़का था, बड़ा दादा बनता फिरता है। सुना है कि दूर दूर गांवों में भाड़ा लेकर लठ चलाने जाता है। चलो आज इसका भी पानी देख लेते हैं। कौन है बे? बिना पूछे घर में कैसे घुस आया? जानता नहीं है फंटी बाबू को। सेना में 200 रुपये का सिपाही क्या बन गया, अपनी औकात ही भूल गया। 7 पुश्तों से ठाकुरों की पतले चाट चाट कर दिन काट रहे हो। आज चींटी के भी पंख निकल आए हैं। जाओ बच्चू, दूध ही खा के आओ, फिर चोंच लड़ाना हमसे। तुम्हारे जैसे तीतर बटेर को तो चुटकी में मसल कर रख देते हैं। सतपाल के गरम खून को वह अपमान बर्दाश्त न हुआ। पास ही पड़ा फावड़ा उठा लिया। फंटी भी उसकी टांगों में घुस गया और उसे गेंडे की तरह उछाल दिया। पहले तो सतपाल फावड़ा लेकर आंगन की बुखारी में जा पड़ा। उसका सिर फट गया। फिर जो उसे गुस्सा आया तो वह दनादन फावड़ा चलाने लगा। एक फावड़ा सीधा फंटी के कपाल पर लगा और माथे के ऊपर की 1/4 चमड़ी फावड़े के साथ नीचे लटक गई। खोपड़ी तरबूज की तरह छिल गई। दोनों योद्धा लड़ते लड़ते घर से बाहर आ गए थे। फंटी दरवाजे पर ही गिर पड़ा। किसी ने चिल्लाकर कहा, मर गया, खून खून हो गया। भाग सतपाल, भाग रामखिलावन, भागो। लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं भागा। ठाकुर के आदमी तुरंत खाट लेकर आए और अपने वीर योद्धा को उठाकर ले गए। लोग समझ रहे थे कि अब आएंगे ठाकुर के लोग, अब आएगी पुलिस, अब होगा डटकर खून खराबा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठाकुर चुप, सतपाल चुप, सारा गांव चुप। ठाकुर ने कह दिया, नहीं पुलिस का क्या काम है, हमारा मामला है, हम खुद सुलट लेंगे। फंटी मरा नहीं, फैजाबाद के अस्पताल में ठीक होने लगा। अयोध्या की हवा ने उसे नई जिंदगी दी। गांव की चौपाल पर रामखिलावन और सतपाल की ही चर्चा थी। छोड़ेगा नहीं ठाकुर सतपाल को। इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे सह सकता है। कुछ नौजवान सतपाल के गुट में आ गए, ठाकुरों से कटे हुए पिटे हुए लोग। कुछ ठाकुर अयोध्या सिंह को कुरेदते, कुछ करो ठाकुर साहब, ऐसे तो इनका दिमाग फिर जाएगा, कुछ रास्ता निकालो। ठाकुर ने तो नहीं, चौधरी बदरी प्रसाद ने जरूर रास्ता निकाल लिया। चौधरी साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अनुभवी घाघ नेता थे। 3 बार सांसद रह चुके थे। इस बार ठाकुरों ने इलाके में नहीं घुसने दिया। वो तो कहो कि पहले की कुछ जमा पूंजी थी जो आज तक चूस रहे थे, नहीं तो रोने को मजदूर भी न मिलते। सतपाल के कारनामे की खबर उन्हें मिली तो तैश में आ गए। सतपाल को शहर बुलवा लिया। फिर समझाने बुझाने लगे। वकीलों, पेशकारों से सलाह मशवरा किया। कानूनी बातें समझ में बैठाई गईं और फिर ठोक दिया ठाकुर अयोध्या सिंह पर 420 मारपीट, धौसपटी, फसाद, शांति भंग और लूटपाट का अभियोग। पुलिस ने रिपोर्ट के साथ साथ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। उधर ठाकुर अयोध्या सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। बगल में दुश्मन और फोड़े को उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। खैर, ठाकुरों ने अपनी पंचायत जोड़ी, मैदान संभाला, कोर्ट कचहरी साधे, वकीलों पेशकारों को बुलाया और फिर शुरू हुई एक ठंडी लड़ाई। ठाकुर के इकलाम के आदमी शायद आ टिके थे हवेली में। उनके लगभग ऊंचे लाल सफेद घोड़े, जिनके खड़े कान और लंबी पूंछें उनकी ऊंची नस्ल का पता दे रहे थे। ठाकुर की चौपाल पर हुक्का पानी का सिलसिला गुलजार होता गया।
इधर सतपाल के कच्चे मकान के पीछे ईश्वरी प्रसाद के अहाते में 8-9 खाटें बिछ जाती। कुछ लोग शहर से आए थे, एकदम उजड़, एकदम झूठ। आसपास की बहू बेटियों को ऐसे देखते जैसे वे औरतें ना हो, गुलाब जामुन हो। दोनों तरफ भीड़ बढ़ने लगी थी, कुछ तनातनी भी चल रही थी। इधर एकाएक ठाकुरों ने चुनौती दी कि या तो 2 दिन के अंदर बाहर के लोगों को बाहर कर दो, वरना सारी बस्ती जलाकर खाक कर देंगे। एक दिन गुजर गया, कुछ राजनीति के फंदे तैयार किए गए। उसी दिन आ गया हरगोविंद, बस उसे ही मोहरा बनाया गया। सारा कार्यक्रम तय हो गया। शाम को लोटा लेकर हरगोविंद उत्तरी नाले की ओर निकला। एक हाथ में लोटा, एक हाथ में लाठी। लाठी तो वहाँ आमतौर पर रखते ही थे ना, कोई नई बात नहीं थी। आधी धोती लपेटे, आधी कंधे पर डाले। पीपल के पास वाली बेरिया की झाड़ी के पीछे उसने लोटा रखा। तभी फिर भी आती दिखाई दी, सिर पर 2 सेर घास का बोझ, हाथ में हंसिया। पास से निकली, हरगोविंद ने उसे देखा, उसने उसे देखा। वो मुस्कुराई और हरगोविंद उसके पीछे। फिर भी फौरन पलटी और हरगोविंद से लिपट गई और फिर तुरंत ही अपने कपड़े फाड़ने लगी। वो किसी फिल्मी दृश्य की तरह चीखने चिल्लाने लगी, बचाओ, मार डाला, बचाओ, बचाओ। बचाने वालों को वहां तक आने में देर नहीं लगी। 30-35 जवान हाथों में लाठियां लिए आ गए। हरगोविंद की सामूहिक धुनाई पिटाई करके उसे गांव में लाया गया। नदुआ पहले से ही तहसील रवाना हो चुका था। शायद पुलिस को पहले से ही तैयार रखा गया था। शायद शहर से पुलिस अधीक्षक के आदेश अग्रिम रूप से मिल गए थे। तभी तो तहसील की पुलिस ठाकुर की हवेली के लठैतों से पहले पहुंच गई। हरगोविंद को तहसील ले जाया गया, फिर वहां से शहर। 2 दिन की अदालत की छुट्टी, पक्का बंदोबस्त। इधर गांव-गांव डुग्गी पिटी, अखबारों में छपा, रेडियो में गूंजा। सरकार ने सिर झुकाकर इसे निंदनीय कार्य कहा। एक पिछड़े वर्ग की कन्या पर वहशी आक्रमण, पुलिस की सक्रिय भूमिका की सराहना, थानेदार जनार्दन प्रसाद की पदोन्नति। दूर दूर के गांवों में संदेशा पहुंचा। 8 तारीख को पिछड़ी जाति की प्रादेशिक सभा, जुर्म के खिलाफ, गुलामी के विरुद्ध प्रचार के लिए बड़े बड़े बैनर, पर्चे, लंबा चौड़ा बजट। कौन कर रहा था वह सब खर्च, कौन कर रहा था वह प्रबंध, कोई नहीं जानता था। लोग भीड़ की इकाई बनकर चुपचाप घिसट रहे थे, सभा में जुड़ रहे थे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नादिरशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नारे लग रहे थे। उधर ठाकुरों की सेना तैयारी कर रही थी। जंगीपुरा की 20 झोपड़ियों में आग लगा दी गई। 13 आदमी मर गए। किसने लगाई वह आग? ठाकुरों की जमात में प्रश्न दर प्रश्न। ठाकुरों के कुएं में मरा हुआ सुअर 3 टुकड़ों में। पिछड़े वर्ग की सभा में प्रश्न दर प्रश्न, ऐसा किसने किया? सतपाल घबरा गया था। चौधरी बदरी प्रसाद का चुनाव क्षेत्र तैयार हो रहा था। उन्होंने खुलकर मैदान पकड़ा था। जान पहचान के नेताओं, मंत्रियों को लेकर गांव में आ गए थे। छी छी, बहुत बुरी बात है। मरने वालों को 10-10 हजार रुपए, मरने वाले ले जाएं आकर अपना रुपया। कौन देगा वह रुपया? कलेक्टर, तहसीलदार, सरपंच या पटवारी? झूठ, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर भी चौधरी बदरी प्रसाद जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा बदरी प्रसाद। उधर फिर नया युद्ध, नई नीति। हरगोविंद को छुड़वाकर शहर रवाना कर दिया गया। नई चाल चली गई और युद्ध का विषय बदल दिया गया। बदल गया युद्ध का विषय, यानी रमजान रिक्शे वाले को दाऊदयाल के लड़के संदीप ने पीट दिया। मकसूद बोल उठे, अकेला जानकर पीट रहे हो ना? अभी मियाँ पाड़े के कसाई आ गए तो काटकर भूस भर देंगे। संदीप अकड़ गया मकसूद से, बाप लगता है तेरा, इन जैसे 50 देखे हैं। चरकटे और फिर कर दी रमजान की जमकर पिटाई। मकसूद ले गए उसे निकालकर, फिर जाने क्या मंत्र फूंका कान में कि शाम को 7 बजे कल्लन, करीम, अकरम और मकसूद को लेकर आ गया रमजान। भरे बाजार में उसने संदीप को गद्दी से खींच लिया और 10-20 जूते खोपड़ी पर रसीद कर दिए। बाजार में हो हल्ला मच गया। कुछ लोगों ने दूर से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उन लोगों ने चाकू खोल लिए। फिर सब भाग खड़े हुए।
रात में मंदिर मस्जिदों में सभाएं हुई, प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया गया। रात भर दोनों धर्मों में पत्थरबाजी होती रही और उसी दिन सतपाल नौकरी पर लौट गया। ठाकुर अयोध्या सिंह उस लड़ाई को भुलाने का विचार करते करते सो गए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।